मेरा नाम पायल है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपने पापा के सामने सर झुकाकर बैठी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनकी बात पर क्या जवाब दूं। मैं हैरान थी। मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल में गिर गई थी और पापा दोबारा मुझे इस नरक में ही भेजना चाहते थे। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मेरा भाई मेरे बराबर में बैठा था और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला था, देखो, बाबा की बात गलत नहीं है। मैं जानता हूं अभी हम भावुक हो रहे हैं, लेकिन तुम समझ से काम लो। लक्ष्मण अच्छा लड़का है। तुमने देखा है वह कितने सलीके से बात करता है। अच्छा खाता कमाता है। तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती भी बहुत अच्छी रही है। अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाती है तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। हम तुम्हारा घर बसाना चाहते हैं। तुम अभी जवान हो, आगे बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? जबकि मैंने अपने भाई को एक नजर देखा था और सर को हल्की हिलाते हुए बोली थी, आप लोगों की बातें काफी कड़वी हैं, लेकिन फैसला सही है। सारी जिंदगी का मामला है। अभी तो महज मैं 25 की हूँ, न जाने कितनी जिंदगी अभी बाकी है। मेरी तरफ से हाँ है। मैं लक्ष्मण से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं सादगी से बोली थी और चुपचाप उठकर अपने कमरे की तरफ आ गई थी। मैं जानती थी मेरे मम्मी पापा और भाई तीनों ही मेरे फैसले से हैरान हो चुके होंगे, मगर मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। मेरे मन की मुराद पूरी हो रही थी। मैं एक बार फिर उस घर में जाना चाहती थी और अपने पहले पति का बदला लेना चाहती थी। मैं जानती थी यह कदम मेरे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा, लेकिन मुझे अपने पति से इतनी मोहब्बत थी जिसकी कोई हद नहीं थी। कमरे में आने के बाद मैंने आसमान की तरफ देखा था और अपने पति को याद करते हुए बोली थी, विक्रम, आपके बिना मैं बहुत अकेली हूं, लेकिन इस अकेलेपन का फायदा मैं जरूर उठाऊंगी। मैं आपको जरूर इंसाफ दिलाऊंगी। जो आपके साथ हुआ था वह मैं मर कर भी नहीं भूल पाऊंगी। यह बोलकर मैंने अपनी आंखों में आई हुई नमी को झपक कर कहीं अंदर ही समेट दिया था। एक गहरी सांस हवा में छोड़कर कि मैं बिस्तर पर लेट गई थी और अपने सोच में कहीं गुम सी हो गई थी। अपने पति के साथ गुजारे हुए वो खूबसूरत लम्हे मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी। मैं और विक्रम कॉलेज फ्रेंड्स थे। हम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे, बल्कि हम एक दूसरे को समझाया करते थे कि हम अपने लिए ऐसे लाइफ पार्टनर का चुनाव करेंगे जो मालदार भी होगा, अच्छी समझ वाला भी होगा और समझदार भी होगा। अक्सर कई दोस्त हम दोनों को एक दूसरे से छेड़ा करते थे, लेकिन विक्रम और मैं दोनों ही इनकार कर देते थे। हम दोनों का मानना था कि अगर हमने शादी की तो हमारे दरमियान जो रिश्ता है वह खत्म हो जाएगा और हम महज पति पत्नी बनकर रह जाएंगे। लेकिन हमें मालूम ही नहीं था कि हम कितनी जल्दी अपनी दोस्ती को मोहब्बत में तब्दील कर चुके हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। मैं अपने घर चली गई, जबकि विक्रम जॉब करना शुरू कर चुका था। लेकिन जैसे ही हम दोनों के बीच फासला आया, हमें इस बात की समझ आ गई थी कि हम एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और महज 1 महीने बाद ही हमने एक दूसरे से मुलाकात करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। सबसे पहले विक्रम ने मुझे प्रपोज किया था। उसका कहना था कि वह मुझसे बिल्कुल अलग नहीं रह पा रहा है। बेशक अभी उसके पास अच्छी जॉब नहीं है, अच्छी हैसियत नहीं है, लेकिन वह जल्द सब कुछ बना लेगा और मुझे अपनाएगा। बस मैं उससे वादा कर लूं कि मैं कभी भी न उसे धोखा दूंगी और न ही किसी और को अपनाऊंगी। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैंने भी विक्रम का हाथ थामकर अपनी तरफ से उसको यकीन दिलाया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं जब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी, जब तक तुम खुद को अपने पांव पर खड़ा न कर लो। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। हम दोनों हर वक्त मोबाइल पर ही एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे, जिससे हमारे बीच जो फासला था वो खत्म होता चला गया था। तकरीबन 1 साल के बाद विक्रम ने मुझसे शादी का बोला था। मैं थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए हामी भरेंगे या नहीं। मगर मुझे खुद पर यकीन था कि मैं किसी कीमत पर भी विक्रम का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैंने जब घर में विक्रम की बात की थी तो मेरा भाई हद से ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसका कहना था कि वह मेरी शादी अपने एक करीबी दोस्त से करवाएगा। वह बहुत अच्छा है और अच्छी कमाई करता है, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला भी मैं लूंगी। जिससे मैं शादी करना चाहती हूं, मैं उसी से शादी करूंगी। पापा मम्मी बहुत नाराज हुए थे, क्योंकि जब उन्हें विक्रम की नौकरी के बारे में पता चला तो उन्हें यह रिश्ता मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं लगा। मम्मी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनसे साफगोई से बोल दिया था
कि मम्मी, मैं विक्रम के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। अगर विक्रम मुझे एक वक्त का खाना भी देगा तो मैं तब भी उसके साथ खुश रहूंगी। मेरे भावुक स्वभाव को देखकर मेरे माँ पापा चुप हो गए थे और विक्रम के माता पिता से मुलाकात करके रिश्ता तय कर दिया गया था। मेरे मम्मी पापा का कहना था कि विक्रम को अच्छी तरह से अपने पांव पर खड़ा हो लेने दो, उसके बाद ही हम तुम्हारी शादी विक्रम से करवाएंगे। लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि विक्रम का मुंह पर बहुत दबाव था। उसका कहना था कि वह मुझसे हर हाल में शादी करना चाहता है, क्योंकि वह अब इस दूरी को खत्म करना चाहता है। मैं भी विक्रम के लिए यही जज्बात रखती थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया था। हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि जिस घर में उनकी बेटी जाए वह लड़का अच्छा कमाता हो, घर अच्छा हो और परिवार भी अच्छा हो। लेकिन मेरे मामले में सब कुछ उल्टा था। दिन और तारीख तय कर दी गई थी। शादी की तैयारियां चरम पर थीं। मेरी और विक्रम की खुशी देखने लायक थी। हमने अपने कॉलेज के तमाम दोस्तों को अपनी शादी पर न्योता दिया था। सबने हैरानी जताई थी कि आप दोनों तो एक बात कहते थे कि हम शादी नहीं करेंगे, हम महज अच्छे दोस्त हैं, फिर यह सब क्या है? और मैं और विक्रम बस सबकी बातों पर हल्का मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वाकई हमारी बात झूठ साबित हो गई थी। मेरी एक दोस्त नीना थी। उसका कहना था कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और मैं अक्सर दावे से कहती थी कि मैं इस बात को गलत साबित कर दूंगी। मैं बताऊंगी कि लड़का और लड़की कितने अच्छे दोस्त हो सकते हैं। लेकिन आज मैं नीना की बात मान रही थी कि वाकई एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। किसी एक के दिल में जरूर दूसरे के लिए जज्बात आ जाते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और शादी का दिन भी आ गया। मेरी सास, मेरी ननद, देवर और ससुर सब बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे लिए खूब तैयारियां की थीं। मम्मी, पापा और भाई ने उनका मैरिज हॉल में बहुत शानदार अंदाज में स्वागत किया था। मैं स्टेज पर बैठी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। विक्रम की रस्में शुरू हो चुकी थीं और कुछ पलों बाद ही मैं हमेशा के लिए विक्रम के नाम कर दी गई थी। मेरा दिल खुशी के मारे झूम उठा था। दिल चाहता था कि मैं हर शख्स को पकड़कर बताऊं कि आज मैं कितनी खुश हूं। मैंने वह हासिल कर लिया है जिसकी मैं ख्वाहिश रखती थी। बेशक अगर इंसान को उसकी मोहब्बत मिल जाए तो उसकी खुशी देखने लायक होती है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। कुछ पलों बाद ही रुखसती का वक्त आ गया था। उस पल मुझे बेतहाशा तकलीफ महसूस हुई थी। हम बचपन से लेकर बड़े होने तक माँ बाप के आंगन में परवरिश पाते हैं, और फिर जब बड़े हो जाते हैं तो कोई शहजादा आता है और अपने पापा की शहजादी को ले जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं अपने पापा के गले लगकर खूब रोई थी। उनका हाल भी कुछ ऐसा ही था। मम्मी भी मुझे सीने से लगाकर बहुत रोई थीं। भाई का हाल भी ऐसा ही था। लेकिन मैं अपने भाई से बार बार कह रही थी कि तुम हिम्मत करो, तुम्हें मम्मी पापा को मेरे पीछे से संभालना होगा। जबकि मेरा भाई भी समझदारी दिखा रहा था। मेरा हाथ विक्रम के हाथ में ही था। कुछ पलों बाद विदाई भी हो गई और मैं अपने पति के घर ब्याह कर आ गई। मुझे लगा था कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे स्वागत के लिए बहुत शानदार इंतजाम किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही गाड़ी मेरे ससुराल के घर के सामने रुकी तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वहां एक छोटी सी लाइट भी मौजूद नहीं थी। न कहीं कोई चिराग जल रहा था। मैंने हैरानी से विक्रम को देखा था, जो तुरंत मुझसे नजरें चुरा गया था। मगर मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि मैं समझ गई थी कि विक्रम के माता पिता भी इस शादी से राजी नहीं थे। मैंने गहरी सांस ली और खुद को एक नए इम्तिहान के लिए तैयार कर लिया। विक्रम ने मेरा हाथ मजबूती से थाम रखा था। वह मुझे बहुत एहतियात से गाड़ी से उतारा। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, मेरी सास गुस्से में बोल पड़ी, अपनी बीवी को अच्छे तरीके से हर उसूल समझा देना। अगर उसने मेरे घर के अंदर कोई भी लापरवाही की तो याद रखना विक्रम, मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को 2 मिनट में घर से निकाल दूंगी। जबकि मैंने हैरानी से अपने पति को देखा कि यह सब क्या है। कल तक तो यह औरत मेरे सदके वारी जा रही थी। मेरे माँ बाप के सामने यह बोलकर थक नहीं रही थी कि यह बहू नहीं बल्कि बेटी है। अब इनका अंदाज देखकर मैं हैरानी के समंदर में डूब गई थी। मैं कुछ कहती या समझती, इससे पहले ही विक्रम ने मेरी कलाई अपनी मजबूत पकड़ में थामी और मुझे कमरे की तरफ ले गए। 2. मैंने भी खामोश रहना ठीक समझा, क्योंकि मैं बेवजह के मामलों में पड़कर अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती थी। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरी सोच के बिल्कुल ठीक मुताबिक कमरा भी नहीं सजा हुआ था। मैं विक्रम को देखकर कोई सवाल करती, उससे पहले ही विक्रम ने मुझे अपने सीने से लगा लिया।
उसके आंसू मुझे अपने कंधे पर गिरते हुए महसूस हुए। मैं एक पल के लिए बुरी तरह से बौखला गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम क्यों रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं। हालांकि आज से पहले कभी भी मैंने विक्रम को रोते हुए नहीं देखा था, मगर मैंने फौरन ही अपने आप को संभाला। अगर मैं उस समय उसे देखकर बौखला जाती या फिर उसे न समझती तो वह और ज्यादा टूट जाता। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखा था और उसे सहलाते हुए मध्यम अंदाज में बोली थी, विक्रम, इस तरह से मायूस नहीं होते, टूट जाने वाला बुजदिल कहलाता है। आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। हम दोनों पति पत्नी बाद में पहले दोस्त हैं। तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूं। ये बेवजह की बातें मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। मेरी तरफ देखो। मैंने उसे अपने वजूद से अलग किया था और उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में थामते हुए मोहब्बत से बोली थी। उसकी आंखों में नमकीन पानी देखकर न जाने क्यों मुझे बहुत तकलीफ महसूस हुई थी। मैं उसे बिस्तर पर बिठाते हुए उसके बराबर में ही बैठ गई थी और उसका हाथ थामते हुए सवालिया लहजे में बोली थी, क्या हुआ है? तुम इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हो? शादी से पहले तो सब कुछ ठीक था। तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन सब ठीक थे। घर के अंदर शादी की तैयारियां भी अपने चरम पर थीं। तो आज ये सब क्या है और तुम क्यों रो रहे हो? मैं और कुछ कहती उससे पहले ही मेरे मुंह पर उसने अपनी उंगली रख दी थी और मेरी आंखों में देखते हुए बोला था, अगर मुझसे जरा भी मोहब्बत है या फिर मेरी जरा भी कदर है तो प्लीज आज की रात मुझसे कोई सवाल जवाब न करो, क्योंकि मुझमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें इन सारे चीजों का जवाब दूं। मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि मुझे उसका अंदाज काफी बदला बदला महसूस हो रहा था। आज से पहले न कभी मैंने उसे इतना टूटा हुआ देखा था और न ही कभी मैंने उसका यह लहजा सुना था। मैं चुप हो गई थी। अचानक ही वह मेरे करीब आया था और मुझे अपने सीने से लगाते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बस इतना समझ लो, मेरे लिए तुम मेरी पूरी जिंदगी हो। मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोया है। पायल, मुझे धोखा मत देना। मेरी जिंदगी में अब कोई नहीं बचा है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक रिश्ता बचा है और वह है पत्नी का। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, न मम्मी पापा, न भाई बहन। तुम ही मेरा सब कुछ हो। जबकि मैं हैरान थी कि अचानक से इन्हें क्या हो गया है। हालांकि विक्रम और मेरे बीच बहुत प्यार था, उसने मुझे अपने परिवार की हर बात बताई थी कि उसके मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। उसकी छोटी बहन, उसका छोटा भाई, सब उसके दीवाने हैं। लेकिन अब उसका यह अंदाज देखकर मैं हैरान थी। लेकिन मैंने खामोश रहने में ही भलाई थी, क्योंकि उस वक्त सवाल करने का कोई फायदा नहीं था। धीरे धीरे वह मेरे करीब आना शुरू हो गया था। उसने अपनी हदें बढ़ाना शुरू कर दी थीं, जबकि मैंने खामोशी से अपना सर झुका लिया था। उस पहर मेरे पति को मेरी जरूरत थी और मैं किसी कीमत पर भी उससे नाराज होकर दूर नहीं होना चाहती थी। मैंने जिंदगी में अगर किसी मर्द को अपनी जिंदगी में शामिल किया था तो वह सिर्फ विक्रम थे। उसके अलावा मैंने कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर देखना भी जरूरी नहीं समझा था। वह रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। खिड़की से झांकता हुआ चांद भी हम दोनों पति पत्नी के मिलन पर शर्माकर बादलों में छिप गया था। लेकिन हम दोनों को ही इस बात का इल्म नहीं था कि आज की रात जितनी हसीन हमारे लिए साबित हुई है, अगली सुबह उतनी ही बदसूरत हमारे लिए साबित होने वाली है। अगली सुबह जैसे ही सूरज रोशन हुआ तो फौरन ही मेरी आंख खुल गई थी। मैंने करवट मोड़कर देखा तो विक्रम मेरे बहुत पास सो रहे थे। मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आई थी। मैंने जिंदगी में कभी इतना खूबसूरत मर्द नहीं देखा था। बेशक जिससे आप मोहब्बत करने लगते हैं वह जिंदगी का सबसे हसीन शख्स नजर आने लगता है। ऐसा ही हाल मेरा था। मैंने हाथ बढ़ाकर विक्रम के गाल को छुआ था। मैं कुछ कहती या समझती उससे पहले ही विक्रम ने आंखें खोल दी थीं। मुझे एकदम से शर्म आई थी और मैं फौरन उनसे अलग होकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लगता था जैसे अभी की अभी बाहर आ जाएगा। ये कैसा एहसास था, मैं समझ नहीं पाई थी। मैंने फौरन ही अपनी शर्म को भुलाया था और नहाकर बाहर आई थी। सामने ही विक्रम परेशान सा चेहरा लिए सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने हैरान होकर विक्रम को देखा था। अभी थोड़ी देर पहले तो वह सो रहे थे, लेकिन अब उन्हें सोफे पर बैठा देखकर मैं भी कदम ब कदम चलती हुई उनके पास चली गई थी। मैं कुछ कहती या समझती उससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ थामा था और मुझे देखते हुए बोले थे, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के घर छोड़ने के लिए जा रहा हूं। लगभग मैं तुमसे 2 दिन मुलाकात नहीं करूंगा और न ही संपर्क करूंगा, इसलिए तुम परेशान नहीं होना और मम्मी पापा को कोई भी बहाना कर देना।
मैंने हैरान होकर विक्रम को देखा था। मैं कोई सवाल करती, उससे पहले ही वह जल्दी में खड़े होते हुए ड्रेसिंग रूम में चले गए थे। मैं परेशान हो गई थी उनका रवैया देखकर। न जाने क्यों मुझे अपने आसपास खतरे की निशानी महसूस हो रही थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं विक्रम से सवाल करूं कि यह सब क्या माजरा है, लेकिन वह इतनी जल्दबाजी में थे कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाई थी। मैंने जल्दी से अपने बाल संवारे थे और सर पर दुपट्टा जमाकर खड़ी हो गई थी। मैं उनसे बातचीत करना चाहती थी, उनसे पूछना चाहती थी कि यह सब मामला क्या है। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रहे हो? अभी तो मैं तुम्हारे घर वालों से भी नहीं मिली और न ही मेरी मुंह दिखाई हुई है। लेकिन विक्रम ने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। उन्होंने मेरी कलाई को थामा था और मुझे लेकर फौरन ही अपने घर से बाहर निकल आए थे। अपनी बाइक पर बिठाकर वह फौरन मुझे मेरे मम्मी पापा के घर के पास लेकर आए थे और मेरे गाल पर हाथ रखते हुए बोले थे, अपना बहुत ख्याल रखना और कतई कोई ज़रूरत नहीं है मेरे घर वालों से संपर्क करने की। अगर मेरे मम्मी पापा तुमसे संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं तो तुम उनसे बिल्कुल बात नहीं करोगी, बल्कि उन्हें झाड़ दोगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी तुम्हारे लिए भी चारों तरफ खतरा है। यह बोलकर विक्रम जन से अपनी गाड़ी भगाता हुआ ले गया था और मैं हैरान होकर उसे जाता हुआ देख रही थी। मुझे अभी अंदर जाना था, मम्मी पापा को हर सवाल का जवाब देना था। यह मेरे साथ हुआ क्या था, मेरी समझ से सब कुछ परे था। न जाने क्यों मुझे अब विक्रम की इन हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। न वह मुझे कुछ बता रहा था और न ही सभी हालात से आगाह कर रहा था। फिलहाल कुछ नहीं हो सकता था। मैंने अपना सिर झटक दिया था और चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो गई थी। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक मेरे मम्मी पापा अभी तक जागे नहीं थे। रात देर तक जागने के कारण दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। मैं चुपचाप जाकर लाउंज में बैठ गई थी और विक्रम को मैसेज करने लगी थी कि मुझे हर चीज से आगाह कराओ, क्योंकि मुझे अब घबराहट हो रही है। मुझे अपने मम्मी पापा को हर बात बतानी होगी। तुम इस तरह मेरे साथ बर्ताव नहीं कर सकते। कल रात भी बहुत तमाशा हुआ था और अब यह सब क्या है? लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद भी विक्रम ने मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया था। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मम्मी पापा जाग गए थे। पापा की आदत में शुमार था कि वह जल्दी उठकर पार्क जाया करते थे और थोड़ी देर वॉक करते थे ताकि उनका हाजमे का सिस्टम बेहतर रहे। और मम्मी भी उनके साथ ही जाग जाती थी और हम सब के लिए नाश्ता तैयार करती थीं। वे लोग मुझे देखकर हैरान रह गए थे, जबकि मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई थी और अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए मम्मी पापा से मिली थी। पापा तो फौरन बोले थे, तुम्हारे बिना हमारे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। अच्छा ही किया जो तुम सुबह सवेरे आ गई। अगर मैं सुबह जाकर तुम्हारा चेहरा न देखता तो बेवजह मेरी शुगर हाई हो जाती। मेरे चेहरे पर मुस्कान आई थी और मैं अपने पापा के सीने पर सिर रखते हुए बोली थी, आपके बिना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं सुबह होते ही आपके पास आ गई। आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं और कुछ कहती, इससे पहले ही मेरी मम्मी मुझे देखते हुए सवालिया लहजे में बोली थीं, सब ठीक है ना पायल? कोई समस्या तो नहीं हुई तुम्हारे ससुराल में? बेटी, कोई दुल्हन सुबह सुबह तो अपने मायके नहीं आती। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जबकि मेरा चेहरा एकदम उड़ गया था। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बात को किस तरह संभालूं। मैं कुछ कहती, इससे पहले ही मेरे पापा मम्मी को डांटते हुए बोले थे, बेवजह की बातें करके मेरी बेटी को परेशान मत करो। जाओ और हम सब के लिए नाश्ता तैयार करो। आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से नाश्ता करवाऊंगा। उनका बात संभाल लेना मुझे सुकून पहुंचा गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। मम्मी पापा मुझसे बार बार विक्रम का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं अभी इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। रात होते ही मम्मी के चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी और वह मुझे देखते हुए सवालिया लहजे में बोली थी, मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है? मुझे घबराहट हो रही है। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ तुम्हारे साथ बुरा हो चुका है। मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हुआ होगा तो हम दोनों पति पत्नी तुम्हारा साथ जरूर देंगे। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मेरे पति सुबह सवेरे ही मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। मैंने दिन भर भी विक्रम को कई मैसेज और कॉल किए थे, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया था। मैंने मम्मी को जैसे तैसे करके समझा दिया था और चुपचाप कमरे में आकर मोबाइल चेक करने लगी थी। और भगवान का शुक्र था कि विक्रम का मैसेज आया हुआ था, जिसमें उसने मुझे बताया था कि वह काम के सिलसिले में अर्जेंट दूसरे शहर गया है।
उसको वापस आने में केवल 1 दिन लगेगा, जब तक मुझे अपने मम्मी पापा के घर रहना है। अगर पीछे से मेरे ससुराल वाले मुझे लेने के लिए आते हैं तो उनके साथ किसी कीमत पर भी नहीं जाना है। मैं हैरान हो गई थी कि विक्रम अपने मम्मी पापा से इतने नफरती क्यों हो रहे हैं। सुबह से ही मैं यह चीज नोट कर रही थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिलहाल मैंने अपना सिर झटक दिया था, क्योंकि मैं बेवजह विक्रम के घर वालों के मामलों में पड़कर अपना और विक्रम का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने तुरंत ही बाहर आकर मम्मी को भी सूचना दे दी थी कि विक्रम मुझे कल आकर ले जाएंगे, क्योंकि आज वह दूसरे शहर में है। जबकि मम्मी ने मुझे महज एक खामोश निगाह से देखा था और चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। मैं उनका खामोश हो जाना अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी उन्हें और दलीलें नहीं दी, क्योंकि अगर मैं उन्हें दलील देने के लिए बैठ जाती तो यह मेरे लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। मम्मी, पापा और भाई तीनों ने ही विक्रम से अच्छी तरह से जांच पड़ताल की थी कि वह कहाँ थे। मुझे लगा था कि विक्रम ने मुझसे झूठ कहा है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बात को संभाला था और मम्मी पापा को यकीन दिलाया था कि वह दूसरे शहर में ही थे, इस बात से मैं समझ गई थी कि वह सच बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं हकीकत से अनजान थी। उन्होंने मुझे आंखों ही आंखों में इशारा किया था कि मैं तैयार हो जाऊं। मैं तुरंत ही कमरे में गई थी और अपना कपड़ा वगैरह बदलकर बाहर आ गई थी। वह मम्मी से ही बातचीत कर रहे थे। मुझे देखते ही वह अपनी जगह से खड़े हो गए थे और अलविदाई करने लगे थे, जबकि मम्मी पापा तुरंत बोले थे कि खाना तैयार है, मैंने खास तुम्हारे लिए और पायल के लिए दावत का इंतजाम किया है। लेकिन मेरे पति ने उनकी बात को नकारते हुए मेरा हाथ थाम लिया था और मम्मी को देखते हुए शालीनता से बोले थे, आंटी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं माफी के साथ आज यहां नहीं ठहर सकता। मेरी मम्मी ने घर पर खाना तैयार रखा है, वह नाराज हो जाएंगी। जबकि मैंने विक्रम को हैरानी से देखा था। वह पल में तोला, पल में माशा थे। कुछ देर पहले वह अपने मम्मी पापा के खिलाफ बोल रहे थे और अब उनके खातिर मेरे मम्मी पापा को नजरअंदाज कर रहे थे। मैंने चुप रहने में ही भलाई जानी थी। वह मुझे लेकर बाहर आए थे। उनकी मोटरसाइकिल पहले ही तैयार खड़ी हुई थी। मैं और वह उस पर सवार होकर घर की तरफ रवाना हो गए थे। मैं विक्रम को देखते हुए सवालिया लहजे में बोली थी, आप ठीक हो? न जाने क्यों मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा है। कोई मामला चल रहा है क्या आपके मम्मी पापा के साथ? मेरी बात सुनकर विक्रम ने महज सिर को हिलाया था, जिसका मतलब था कि मामला वाकई है, लेकिन वह मुझे बताना नहीं चाहते। इसी वजह से मैं खामोश रही थी। मैं बेवजह उन्हें कुरेद कर उनके मामले खराब नहीं करना चाहती थी। एक छोटी सी दूरी के बाद हम विक्रम के घर पहुंच गए थे। जैसे ही विक्रम मुझे लेकर घर के अंदर दाखिल हुए, उनकी मम्मी चिल्लाना चौखटाना शुरू कर चुकी थी कि यह कोई तरीका नहीं होता है। तुम्हारी दुल्हन अपने मायके जाकर बैठ गई और तुम न जाने कहाँ निकल पड़े। कितने मेहमानों का मैंने अकेले सामना किया है। सब हमें ही लानत मलामत कर रहे थे कि न जाने किस खानदान की लड़की हम ब्याह कर ले आए हैं, जिसको सलीका ही नहीं है कि ससुराल में किस तरह रहा जाता है। मुझे एकदम गुस्सा आया था। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही विक्रम ने मेरा हाथ दबा दिया था, जिसका मतलब था कि मुझे खामोश रहना है। वह अपनी मम्मी को देखते हुए बहुत नरमी से बोले थे, मैं जानता हूं, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया था और पायल को भी उसके माँ बाप से मुलाकात करनी थी। इसी वजह से मैं सुबह सवेरे ही पायल को उसके मम्मी पापा के घर छोड़कर दूसरे शहर चला गया था। आप परेशान न हो, अब जो भी मेहमान हैं वह पार्टी पर ही हम दोनों को देख लेंगे। यह बोलकर न उन्होंने अपनी माँ का जवाब सुना था और न ही और कोई दलील पेश की थी, बल्कि मेरे साथ कमरे की तरफ आ गए थे। एक पल के लिए मुझे अजीब भी लगा था कि कहीं उन्हें बुरा न लग जाए, लेकिन विक्रम ने इस बात को बिल्कुल भी सिर पर सवार नहीं किया था। कमरे में आते ही मैं उनके हाथ पकड़ चुकी थी, क्योंकि मुझे अब यह सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। मैंने आज तक किसी भी दुल्हन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं देखा था। हमेशा से यह रीत चली आई है। शादी के बाद दावतें होती हैं, रिश्तेदार आपस में मुलाकात करते हैं, दुल्हन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखा जाता है, लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसी वजह से मुझे परेशानी होना शुरू हो गई थी। मैंने विक्रम की आंखों में देखा था और मान से बोला था, मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात को नकार नहीं होगे। मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। विक्रम, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूं। मुझे बताओ कि आखिर मामला क्या है? तुम किस मुसीबत में फंस चुके हो? तुम्हारे मम्मी पापा
मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन पहले तो वह लोग बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब अचानक से। मेरी बात सुनकर विक्रम ने महज एक खामोश निगाह मेरे अस्तित्व पर डाली थी और मेरा हाथ थामकर सोफे पर बैठ गया था। उसके चेहरे पर मौजूद बेचैनी यह बताने के लिए काफी थी कि वह हद से ज्यादा परेशानी में था, और मैं जान चुकी थी कि मेरा विक्रम बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं है। अचानक ही उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया था, जबकि मैं उसकी हर बदलती हुई हालत को देखकर परेशान हो रही थी। और फिर जैसे जैसे वह मुझसे अपनी बीती हुई दास्तान बताने लगा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने परेशान होकर विक्रम को देखा था। मैं कुछ कहती, उससे पहले ही वह मेरे लब्बों पर हाथ रखते हुए बहुत प्यार से बोला था, मुझे यकीन है तुम मेरे साथ कभी भी दगाह नहीं करोगी, हमेशा मुझ पर भरोसा रखोगी। मैं तुम्हारा हूं और ताउम्र तुम्हारा ही रहूंगा। जबकि मैं बिल्कुल चुप हो चुकी थी। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं विक्रम को सहारा देना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन उस समय मेरे पास शब्द नहीं थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी, जब अचानक 5 दिन बाद हमारे घर में कहर मच गया था। मेरी सास रोते पीटते मेरे पास आई थी और मुझे देखते हुए तकलीफ से बोली थी, तेरे पैर बड़े खराब निकले, तूने मेरा बच्चा मार दिया, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। उनका रोना जारी हो गया था, जबकि मैं उन्हें फटी फटी निगाहों से देख रही थी, क्योंकि मैं अभी सोकर उठी थी। इसीलिए मुझे मामले की नाजुकता का पता नहीं था। मैं उन्हें देखते हुए बोली थी, क्या हो गया मम्मी, सब ठीक है? अचानक उन्होंने करीब आकर मेरी चूड़ियां तोड़नी शुरू कर दी थीं। मेरे लिए सब कुछ हैरान करने वाला था। मैं उन्हें देखते हुए तड़प कर बोली थी, क्या हो गया है आपको? ये किस तरह की हरकतें कर रही हैं? क्योंकि चूड़ियां तोड़ने का मतलब मैं भली भांति जानती थी। वह मुझे देखते हुए तड़प कर बोली थी, खत्म हो गया तेरा सुहाग, मर चुका है, तू विधवा हो गई है। जबकि ये शब्द नहीं, बल्कि मेरे लिए खंजर थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो, छत सिर पर आन गिरी हो। मैं बेयकीन लहजे में बोली थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, विक्रम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकते। मैं दीवाने की तरह नीचे की तरफ भागी थी और सामने का दृश्य देखकर मेरी आत्मा उड़ने के दर पर आ गई थी। मेरे पति की लाश सामने रखी हुई थी। उनके मुंह पर सफेद चादर डाल दी गई थी। मैंने अपना सिर हाथों में ले लिया था। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगी थी, लेकिन हकीकत यही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर जा चुके थे। हमारी शादी को महज 5 दिन हुए थे और इन 5 दिनों में मैंने विक्रम के साथ जिंदगी जी थी। मेरा दिल फटने के करीब आ गया था। थोड़ी देर बाद ही मेहमानों का रुझ लगना शुरू हो गया था। मम्मी पापा सब पहुंच गए थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विक्रम मुझे छोड़कर जा चुके हैं। और जैसे ही उनके आखिरी रस्मों के लिए उन्हें 4 कंधों पर उठाया गया था, मैं तड़प कर उनके पास गई थी। मैंने उनकी लाश को थाम लिया था। मैं सबको देखते हुए महज एक बात बोल रही थी, विक्रम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यह एक सपना है, अभी टूट जाएगा। आप लोग मेरे विक्रम को कहीं लेकर नहीं जाएंगे। काफी लोग मुझे तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहे थे। मेरा दिल इस कदर बुरी हालत में था कि मैं किसी को बता नहीं सकती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। मुझे मालूम था मेरे पति की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उन्हें हत्या कर दी गई थी। और हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरे पति की मां थी। मेरी आंखों से यह सब याद कर कि अभी भी आंसू निकल रहे थे। मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर में वापस जाऊंगी और अपने देवर से शादी करके अपने पति का बदला लूंगी। इस औरत को खत्म कर दूंगी जिस तरह उसने मेरा सुहाग उजाड़ा है। मैं उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दूंगी। कई योजनाएं मैं तय कर चुकी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था और सादगी से मैं अपने देवर के नाम लिख दी गई थी। इन 5 दिनों के बीच मेरी लक्ष्मण के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। मेरा व्यवहार बहुत अच्छा था। सब एक बात कहते थे कि तुम दोस्त बहुत आराम से बना लेती हो, और यह बात हकीकत भी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। विदाई के बाद लक्ष्मण मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसका हाथ थाम लिया था और उसे देखते हुए बहुत प्यार से बोली थी, लक्ष्मण, मैं जानती हूं तुम मेरे पति हो, मुझे तुम्हारा हक देना है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। मैं इतनी जल्दी सब चीजें भुलाकर जिंदगी में मग्न नहीं हो सकती। मैंने हमेशा तुम्हें छोटे भाई की नजर से देखा था, लेकिन अब तुम मेरे पति हो। यह सब स्वीकार करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा।
मेरी बात सुनकर लक्ष्मण चुप हो गया था और अचानक ही उसने करीब आकर मेरे माथे पर एक प्यार भरा किस दिया था और मेरी आंखों में झांकते हुए प्यार से बोला था, आपको जितना समय चाहिए मैं देने को तैयार हूं। आपको बिल्कुल भी यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके साथ गलत रवैया अपनाऊंगा। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है और हमेशा आपकी इज्जत करता रहूंगा। आप मेरे लिए महज मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। भाई का जाना हम सबको ही तोड़ चुका है, लेकिन जिंदगी किसी के चले जाने से रुकती नहीं है। एक न एक दिन सबको जाना है, इसीलिए हर एक शख्स को जिंदगी में आगे बढ़ना ही होता है। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको हर हाल में ड्रामा से निकाल कर ही दम लूंगा। लक्ष्मण वास्तव में बहुत अच्छा लड़का था। उसने यह बातें करके मेरा दिल बड़ा कर दिया था। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और मैं करवट मोड़कर सो गई थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक बेहतरीन योजना तैयार हो चुकी थी। मैं सोच चुकी थी कि मैं अपनी सास को किसी कीमत पर भी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि उस रात मुझे विक्रम ने बताया था कि मेरी सास विक्रम की सगी मां नहीं है। विक्रम अपने पापा की पहली बीवी की औलाद है जो इस दुनिया से जा चुकी है, और विक्रम की सौतेली मां मेरी सास है। वह विक्रम के पीछे पड़ चुकी है। किसी भी कीमत पर वह सारी जायदाद अपने नाम करना चाहती है। विक्रम उन्हें जायदाद देना भी चाहता था, लेकिन वह गलत काम के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। इसीलिए वह उस दिन दूसरे शहर गया था ताकि तुरंत ही उन तमाम जायदाद को बेचकर पैसा हासिल कर सके और उसे बंद कर दे। लेकिन 2 दिनों में वह कुछ नहीं कर पाया था। अब भी उनका इरादा गलत काम करने का था। वह बड़े पैमाने पर ड्रग्स दूसरे देश में भेज रही थीं, जिसमें काफी पैसा लगता है और उन्हें अभी पैसे की जरूरत थी। विक्रम किसी भी कीमत पर यह तमाम काम रोक देना चाहता था, लेकिन अब यह संभव नहीं था। और मुझे मालूम था कि विक्रम की मम्मी ने ही उसका कत्ल किया है और मेरी जिंदगी से मेरे पति को दूर भी भेज दिया है। इसीलिए मैंने तय कर लिया था कि मैं विक्रम की मम्मी को मार कर ही बदला लूंगी, ताकि ये औरत खत्म हो जाए तो हमारे मामले तय हो जाएंगे, देश भी बच जाएगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। लक्ष्मण और मेरे बीच काफी नजदीकियां हो गई थीं, लेकिन अभी तक मैंने लक्ष्मण को अपने करीब आने की इजाजत नहीं दी थी। न जाने क्यों उसे देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ है जो मुझसे अभी तक छुपा हुआ है। लगभग 1 महीने बाद मेरी ननद, लक्ष्मण और मेरे ससुर एक शादी में दूसरे शहर गए थे। घर में सिर्फ एक नौकरानी और मेरी सास मौजूद थी। आज मुझे मौका बिल्कुल सही लग रहा था। मैंने अपने हाथ में छुरी छुपा ली थी और बहुत सतर्कता से विक्रम की मम्मी के कमरे में दाखिल हो गई थी। मैं उन्हें कत्ल करने ही वाली थी। इससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उन्हें जागता देख मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह मुझे देखते हुए गुस्से से बोलीं, तुम्हें देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। मुझे मालूम था विक्रम तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। यह बोलते ही उन्होंने मुझे घसीटना शुरू कर दिया था, जबकि मेरी जान निकलने के दर पर थी। कहने को वह औरत मुझसे बड़ी थी, लेकिन उसमें जान मुझसे भी ज्यादा थी। वह मुझे घसीटकर बेसमेंट में ले आई थी, जबकि मेरा दम निकल रहा था। और जैसे ही मैं बेसमेंट में दाखिल हुई तो सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि विक्रम की लाश अभी तक पड़ी हुई थी। वह मुझे धक्का देते हुए बोली, बहुत शौक है ना विक्रम का बदला लेने का? अब तो उसके साथ ही यहीं मर, कोई नहीं आएगा तुम्हारी सुरक्षा करने। जबकि मैं विक्रम को बिल्कुल मूर्तियों की तरह देख रही थी। अभी मेरी सांस पलटती उससे पहले ही लक्ष्मण ताली बजाते हुए बोला था, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैंने कल्पना भी नहीं की थी मम्मी, आप इस हद तक जा सकती हैं। 2 दिन पहले ही मुझे इस बात का पता चला है कि आप दूसरे देश ड्रग्स स्मगल करती हैं। आखिर आपको इतनी पैसों की लालच क्यों है? क्या आप नहीं जानती कि मरने के बाद हम सबको ऊपर वाले को मुंह दिखाना है? आपने भाई को यहां पर कैसे रखा? हम तो उनके अंतिम संस्कार कर चुके थे। जबकि मेरी सास बुरी तरह से बौखला गई थी। वह तुरंत ही भाग जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें पकड़ लिया था और तुरंत ही पुलिस को कॉल करके उनके हवाले कर दिया था। बाद में उनके ही मुंह से पता चला था कि वह विक्रम की अंगूठा प्रॉपर्टी पेपर्स पर लगाना चाहती थीं। इसीलिए अंतिम समय में जब वह लोग विक्रम को दफनाकर घर वापस आ गए थे, तो वह अपने कुछ कारिंदों के साथ वहां गई थीं और विक्रम को निकालकर बेसमेंट में रख दिया था। कुछ दिन बाद प्रॉपर्टी पेपर तैयार होने वाले थे, इसीलिए विक्रम को केमिकल के जरिए सही रखा हुआ था। ये तमाम बातें जानकर मेरा दिल फटने के करीब आ गया था, लेकिन लक्ष्मण ने मुझे बहुत अच्छे से संभाल लिया था।
वास्तव में लक्ष्मण एक बहुत अच्छा लड़का था। मेरा दूसरा फैसला गलत साबित नहीं हुआ था। उसने मुझे अपनी गोदी में समेट लिया था। मैं विक्रम की मौत पर बिल्कुल नहीं रोई थी, क्योंकि मेरी आंखों में खून उतर चुका था। मैं अपनी सास से बदला लेना चाहती थी, लेकिन जिस दिन मेरे विक्रम को इंसाफ मिला था, उस दिन मैं लक्ष्मण के सीने से लगकर खूब रोई थी। और फिर मैंने सभी बातों को भुलाकर लक्ष्मण के साथ एक नई जिंदगी का आगाज किया था। बेशक कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऊपर वाले की तरफ से तोहफे होते हैं। ऐसा ही हाल लक्ष्मण और मेरा था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।